हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हमारा अभी का जो चैप्टर चल रहा है वो आर्य समाज के ऊपर है। इससे पहले हम आर्य समाज के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं और आज की जो हमारी वीडियो होगी वो भाग 2 की होगी, जिसमें हम जानेंगे रंग वैदिक सभ्यता के आर्यों का राजनीतिक जीवन और उत्तर वैदिक सभ्यता के आर्यों का राजनीतिक जीवन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में। रंगवेद में आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन के संबंध में भरपूर प्रकाश डाला गया है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि रंगवेदिक आर्यों ने एक उच्च कोटि की सभ्यता कायम की थी। तो जान लेते हैं सबसे पहले राजनीतिक जीवन के बारे में। अभी हम जो दोस्तों जान रहे हैं वो होगा रंगवैदिक आर्यों के राजनीतिक जीवन के बारे में। प्रशासनिक ढांचा। रंगवैदिक आर्यों ने प्रशासन की सुविधा के लिए अपने प्रशासनिक ढांचे को कई छोटी छोटी इकाइयों में बांटा हुआ था। शासन प्रबंध की सबसे छोटी इकाई परिवार था। इसका मुखिया गृहपति या कुलपति कहलाता था। परिवारों से मिलकर गांव बनता था और इसका मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। कई गांवों को मिलाकर विष बनता था। इसका मुखिया विषपति कहलाता था। कई विषों को मिलाकर एक जन बनता था। जन के मुखिया को राजन अथवा राजा कहा जाता था। आगे हम जानेंगे राजन, जिसे राजा कहा जाता था, उसके बारे में जानेंगे। राजन जन का मुखिया होता था। राजन अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अपना शासन चलाते थे। उनकी गद्दी आमतौर पर पैतृक होती थी। राजा के बाद उसका बड़ा लड़का गद्दी पर बैठता था। यदि कोई राजा अत्याचारी होता था तो उसे गद्दी से उतार दिया जाता था। उसके स्थान पर एक नए राजा का चुनाव किया जाता था। राजा के कुछ मुख्य कर्तव्य भी होते थे, जैसे प्रजा की रक्षा करना, राज्य में शांति कायम रखना, प्रजा से न्याय करना और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करना होता था। आगे जो राजनीतिक जीवन में प्रशासनिक ढांचे के बाद जो आता था राजा था, उसके बाद जो नीचे उसके आते थे प्रशासनिक ढांचे में वो थे मंत्री। मंत्री के बारे में जानेंगे। शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चलाने के लिए राजा मंत्रियों की नियुक्ति करता था। योग्य एवं उच्च चरित्र के व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाता था। पुरोहित राजा को धार्मिक तथा राजनीतिक विषयों पर परामर्श देता था। सेनानी सेना का नेतृत्व करता था और राजा को युद्ध के समय परामर्श देता था। ग्रामीणी यह गांवों का शासन प्रबंध चलाते थे। उनके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। आगे हम जानेंगे दोस्तों सभा समिति के बारे में। जो मंत्री के बाद जो प्रशासनिक ढांचे में आता था वो थी सभा समिति। सभा समिति में जानेंगे हम। सभा तथा समिति रंगवैदिक काल की दो मुख्य संस्थाएं थीं। इन दोनों में अलग अलग विचार हैं इतिहासकारों के, परंतु फिर भी माना जाता है कि सभा में वयोवृद्ध व्यक्ति शामिल होते थे, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति थे वो शामिल होते थे, जबकि समिति में बहुत से कबीलों के सदस्य शामिल होते थे। ये दोनों सभाएं शासन प्रबंध चलाने में राजा की सहायता किया करती थी। राजा इनकी इच्छा अनुसार शासन चलाता था। यदि कोई राजा अत्याचारी हो जाता था तो ये संस्थाएं उसे सिंहासन से उतार सकती थी। इनकी कार्य पद्धति लोकतंत्रीय थी तथा इनके निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते थे, यानी कि जो इनकी कार्य करने की जो पद्धति थी वो लोकतंत्रीय थी और इनका जो निर्णय होता था वो अंतिम होता था। अगर कोई राजा अत्याचार होता था तो उसको पद से उतारने के लिए इन्हीं की सहायता ली जाती थी, यानी कि सभा समिति की सहायता ली जाती थी। सभा समिति के बाद दोस्तों आगे जो आता है वो होता है न्याय। राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। वह प्रजा को उचित न्याय देने का प्रयत्न करता था
चोरी, डकैती, हत्या, छल कपट तथा पशुओं की चोरी जैसे बड़े अपराध समझे जाते थे। अपराधियों को मृत्युदंड छोड़कर कोई और कड़ा दंड दिया जाता था। यानी कि उस समय जो न्याय था, राजा को सबसे उच्च न्यायाधीश माना जाता था। वह चोरी, डकैती, हत्या जैसे अपराधों के लिए अपराधियों को दंड देता था, परंतु किसी को भी मृत्युदंड उस समय में नहीं दिया जाता था। आगे हम बात करेंगे युद्ध के ढंग के बारे में। आर्य युद्ध कला में निपुण थे। राजघरानों से संबंधित अधिकारी रथों पर चढ़कर लड़ते थे। आम नागरिक पैदल लड़ते थे। तीर कमान उनका मुख्य शस्त्र था। इसके अलावा वह तलवारों, भालों, कुल्हाड़ों तथा गंडासों का प्रयोग भी करते थे। युद्ध क्षेत्र से भागना वह अपना अपमान समझते थे। वह निहत्थे, सोए हुए शत्रु, महिलाओं, बच्चों तथा वृद्धों पर कभी आक्रमण नहीं करते थे। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक सभ्यता में राजनीतिक जीवन के बारे में, यानी कि राजनीतिक परिवर्तन के बारे में। जो हमने पहले बात की वो थी रंग वैदिक आर्यों के लोगों के बारे में। तो आगे हम बात करेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों के राजनीतिक जीवन के बारे में। तो सबसे पहले आता है राजनीति, जिसे हम राजा भी कहते हैं। इस काल में आर्यों ने शक्तिशाली राज्यों की स्थापना कर ली थी, जिस कारण अब राजा की स्थिति में काफ़ी अंतर आ गया था। अब राजाओं ने सार्वभौम, विश्वजनन, राजाधिराज और चक्रवर्ती आदि की उपाधियां धारण करनी आरंभ कर दी थी। आगे हम बात करेंगे मंत्री के बारे में। राजा के बाद जो उत्तर वैदिक सभ्यता के राजनीतिक जीवन में जो आता था वह राजा के बाद मंत्री आता था। इस उत्तर वैदिक सभ्यता में अब मंत्रियों की संख्या में भी वृद्धि हो गई। अब पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण के अलावा कुछ नए मंत्रियों में जैसे संग्रहित्र, कोषाध्यक्ष, भागदूह, कर एकत्र करने वाला जिसे संग्रहित जिसे कोषाध्यक्ष कहा जाता था, भागदूह कर एकत्र करने वाला तथा सूत, रथवान प्रसिद्ध थे। इन सब को अब रतिन कहा जाता था। आगे हम बात करेंगे सभा और समिति के बारे में। इससे पहले हम दोस्तों रंगवैदिक सभ्यता में हम पढ़ चुके हैं कि जो सभा समिति थी वह सर्वमान्य शक्ति मानी गई थी, यानी कि वह जो राजा था उस समय का उसको भी सिंहासन से उतारने की शक्ति रखती थी। यहाँ पर हम जानेंगे उत्तर वैदिक सभ्यता में कि सभा समिति के बारे में अब इसमें क्या बदलाव आया था। यह समिति अब इतनी शक्तिशाली नहीं थी, यानी कि इस समिति के पास अब इतनी शक्तियां नहीं थी। अब यह समिति राजा को सिंहासन से नहीं हटा सकती थी, यानी कि इससे यह अधिकार अब छीन लिया गया था। आगे हम जानेंगे राजनीतिक जीवन में उत्तर वैदिक सभ्यता के न्याय व्यवस्था के बारे में। इससे पहले हमने रंग वैदिक न्याय व्यवस्था के बारे में बात की थी। अब हम जानेंगे उत्तर वैदिक की न्याय व्यवस्था के बारे में। इस समय में न्याय प्रबंध का विकास हुआ। न्याय का अंतिम निर्णय अब राजा के हाथ में ही होता था। अब अपराधियों को कड़ी सजाएं दी जाने लगी, मृत्युदंड भी दिया जाने लगा था। यानी कि इससे पहले जो रंग वैदिक काल में मृत्युदंड किसी को नहीं दिया जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में मृत्यु दंड अब दिया जाने लगा था अपराधियों को। अपराधियों को निरपराध साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा प्रचलित कर दी गई थी, यानी कि अपराधियों को अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा का प्रचलन भी शुरू कर दिया गया था। आगे हम बात करेंगे युद्ध के ढंग के बारे में कि उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों का युद्ध के ढंग के बारे में बात करेंगे। अब राजाओं के अधीन विशाल क्षेत्र हो गए थे, इसलिए अब स्थायी सेना रखनी उन्होंने आरंभ कर दी थी। इस काल में अब हाथियों के साथ साथ नए शस्त्रों का प्रयोग भी शुरू कर दिया गया था। इससे पहले दोस्तों रंग वैदिक सभ्यता के लोगों ने हाथियों का प्रयोग युद्ध में नहीं शुरू किया था, ना ही उन्होंने नए शस्त्रों का इस्तेमाल करना शुरू किया था, परंतु उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों ने हाथियों के साथ साथ नए शस्त्रों का प्रयोग भी शुरू कर दिया था। इन शस्त्रों को अब
अच्छे ढंग से बनाया जाने लगा था। इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। इसी चैप्टर में से भाग 3 में हम आगे की अपनी वीडियो में जानेंगे रंग वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों अगर मेरी आज की बनाई हुई आप सभी को वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।